आज ऐसा देखकर क्यों लग रहा था कि शायद सच में जो ओरिजिनल ब्लड लाइन थी वो वापस लौट कर आ रही है और रोमन रेंस अकेले सीएम पंक से बैटल नहीं करने वाले। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई क्या कुछ कारनामा आज WWE ने रॉ में कर दिया, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले भाई रॉ की शुरुआत होती है एडम पेयर्स के साथ, जो कि रिंग में खड़े हुए थे और सेथ रॉलिंस के एक्शंस को एड्रेस करने वाले थे। यहाँ एडम पेयर्स कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस, मुझे पता है कि तू आज रॉ में है क्योंकि विजन भी रॉ में ही है, जिनके साथ भाई तुम्हारा पंगा चल रहा है। लेकिन आज भाई एडम पेयर्स को सेथ रॉलिंस से 1-on-1 सीरियस बात करनी है। अब इसके बाद भाई ब्लैक मास्क पहनकर एक बंदा आता है जो कि कमेंट्री टेबल पर चढ़ जाता है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि शायद यही सेथ रॉलिंस होंगे, लेकिन इसके बाद बहुत सारे मास्क मैन हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन एंड में भाई सेथ रॉलिंस खुद को रिवील करते हैं और एडम पेयर्स उनसे कहते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। पहले तो वो ये क्लियर करते हैं कि विजन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है और जो उनके साथ हो रहा है वो डिजर्व करते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें सेथ रॉलिंस की चिंता है क्योंकि सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर नहीं है। तो अभी तो सेथ रॉलिंस पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं मौके का, लेकिन कभी अगर विजन ने उठा लिया तो सेथ रॉलिंस की हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो चाह रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए भाई सेथ रॉलिंस जब तक मेडिकली क्लियर नहीं हो जाते वो WWE से बाहर रहें अभी। लेकिन यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस की तरफ से हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ वो साइलेंट मोड में खड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री हो जाती है और लोगन पॉल का कहना था कि भाई अब तो ये गया क्योंकि हमारे हाथ में मौका आ गया है। अभी उन्हें लग रहा था कि जाकर वो सेथ रॉलिंस को इजीली पकड़ लेंगे, लेकिन उनके रिंग में जाने के बाद सेथ रॉलिंस मास्क पहनते हैं और भाई फिर शफल शुरू हो जाता है, जिसके बाद मास्क मैन के बीच में सेथ रॉलिंस छुप कर निकल लेते हैं और लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी कंफ्यूजन में थे कि सेथ रॉलिंस कहाँ चला गया। सेथ रॉलिंस तो चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन इसके बाद LA नाइट आते हैं जो कि लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ नंबर्स गेम विजन के पास था तो फिलहाल के लिए LA नाइट पिट रहे थे। इसके बाद LA नाइट को सेव करने के लिए जिमी ऊसो और जे ऊसो की एंट्री होती है और विजन को बजा बजू के यहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भाई घटिया सी चीज़ हमें देखने को मिलती है। जे ऊसो अपना थीम सॉन्ग प्ले करवाते हैं और ईट प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। अभी वैसे ये सेगमेंट तो ठीक ठाक था, लेकिन WWE को अब कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि भाई यही सेम चीज़ें लास्ट ईयर WWE ने भर भर के करवाई थी। बाकी वैसे सेथ रॉलिंस जब तक मेडिकली क्लियर नहीं हो जाते तब तक उनकी क्लियर डायरेक्शन हमें पता नहीं चलेगी। इसके बाद फिर से हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा था। पहले तो भाई विजन की बात करी जाती है कि उनके साथ उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, लेकिन यहाँ सीएम पंक के बारे में भी पूछा जाता है जे ऊसो और जिमी ऊसो से कि भाई लास्ट वीक रोमन रेंस की फैमिली के बारे में उसने बहुत कुछ बोल दिया था, तो जिमी ऊसो और जे ऊसो के क्या विचार हैं उस विषय पर। जे ऊसो का रिएक्शन तो बहुत एंग्री वाला था कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा है सीएम पंक से, लेकिन जिमी ऊसो कहते हैं कि हम सीएम पंक से बात करने वाले हैं। इसके बाद वैसे हमें इनकी बातचीत भी लेटर ऑन रॉ में दिखाई जाती है। नेक्स्ट हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है, जो कि भाई एक गॉन्टलेट मैच होने वाला था। इस मैच में ऑस्का, इयो स्काई, रकेल रॉड्रिगेज, लायरा वल्कीरिया, बेली और आईवी नाइल हमें देखने को मिलने वाले थे। तो मैच की शुरुआत करती हैं इयो स्काई और लायरा वल्कीरिया। अच्छा खासा बैक एंड फोर्थ एक्शन हमें इनके बीच में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मूनसॉल्ट के साथ इयो स्काई लायरा वल्कीरिया को एलिमिनेट कर देती हैं। नेक्स्ट इसके बाद रकेल रॉड्रिगेज आती हैं, जिनके साथ भाई लिव मॉर्गन भी आई थी और यहाँ क्लियर लग रहा था कि लिव मॉर्गन क्या करने के लिए आई हैं। तो मैच में लिव मॉर्गन इयो स्काई को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बाद मुद्दे को संभालने के लिए स्टेफनी वकार आ जाती हैं, जो कि लिव मॉर्गन को बजाते हुए बैक स्टेज ले गई थी। पर भाई इन सब बसड़ के चक्कर में रकेल रॉड्रिगेज डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और यहाँ इयो स्काई फ़ायदा उठा लेती हैं, जहाँ इयो स्काई रोल अप से रकेल रॉड्रिगेज को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बाद रकेल रॉड्रिगेज को भाई भयंकर गुस्सा आ जाता है और इयो स्काई की वो बहुत बुरी तरह से तोड़ाई करती हैं और इतनी ज़्यादा तोड़ाई हो जाने के बाद आईवी नाइल आती हैं और आईवी नाइल को मौका मिल गया था इयो स्काई को पिन करने का, जिसके बाद इजीली इयो स्काई भी आउट हो जाती हैं। इसके बाद बेली हमें देखने को मिलती हैं और बेली आईवी नाइल को आउट कर देती हैं और लास्ट हमें मैच देखने को मिलता है ऑस्का और बेली के बीच में। ऑस्का के साथ यहाँ कायरी जेन भी आई हुई थी और वो भी भाई मैच में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही थी, जिसके बाद लायरा वल्कीरिया बेली की मदद करने के लिए आती हैं और एक खतरनाक सी ड्रॉप किक हमें देखने को मिलती है उनकी कायरी जेन के ऊपर। बाकी मैच के एंड की बात करें तो रोज प्लान के साथ बेली ने यहाँ ऑस्का को पिन कर दिया है और अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन गई हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये भी रिवील कर दिया गया है कि ये मैच हमें नेक्स्ट वीक रॉ में देखने को मिलेगा। WWE को ऐसे स्टिपुलेशन वाले मैचेस और भी ज़्यादा करवाने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हमें पॉल हेमन के बारे में जानकारी दी जाती है कि लास्ट वीक सेथ रॉलिंस के ब्रूटल अटैक के बाद उनकी क्या हालत है
यहाँ बताया जा रहा था कि उन्हें बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं और उनका रिटर्न अब कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक तक पॉल हेमन रिटर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से नतालिया देखने को मिलती हैं जो कि मैगजीन के लिए मैसेज सेंड कर रही थी, लेकिन मैगजीन ने पीछे से आकर नतालिया के ऊपर अटैक कर दिया। अभी भाई इनके जितने भी मैचेस होते हैं वो तो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाते हैं, तो इनका शायद अब एक फाइनल मैच कहीं ना कहीं होने वाला है। इसके बाद हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो असली वाले बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं। आज एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच पेंटा के साथ होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इसके बाद यहाँ डैनहाउजन की एंट्री हो जाती है जो कि भाई डायरेक्टली एल ग्रांडे अमेरिकानो का मास्क निकाल रहे थे, लेकिन एल ग्रांडे अमेरिकानो मना कर देते हैं और डैनहाउजन से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एल ग्रांडे अमेरिकानो को भाई कर्ज कर दिया गया है कि उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच आज उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। और ऐसा ही कुछ हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है क्योंकि नेक्स्ट मैच एल ग्रांडे अमेरिकानो और पेंटा का ही होता है। अब यहाँ हमें इसके बाद भाई डैनहाउजन का कर्ज पता चलता है क्योंकि पेंटा के साथ असली एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच होने वाला था, लेकिन नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो ने रिप्लेस कर देते हैं और अब पेंटा और नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच होता है, जिसके लिए भाई पेंटा भी अग्री हो जाते हैं। ये मैच तो बहुत अच्छा था लेकिन मैच ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। और मैच के एंड की बात करें तो पेंटा एक खतरनाक सा स्प्रिंग बोर्ड मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल सा लग रहा था। इसके बाद एल ग्रांडे अमेरिकानो पिन हो गए और पेंटा ने अपना आईसी टाइटल रिटेन कर लिया। नेक्स्ट हमें जजमेंट डे बैक स्टेज से देखने को मिलती है जहां भाई डोमिनिक मिस्टीरियो आए थे और फिन बैलर को ढूंढ रहे थे। लास्ट वीक कहीं ना कहीं फिन बैलर की वजह से ही डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ से चैंपियनशिप चली गई क्योंकि उन्होंने ना तो खुद मदद की ना ही जेडी मैकडोना को मदद करने दी। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जिसके बाद वो सीधा रिंग में जाते हैं। यहाँ लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज भी उनके साथ थी, जिसके बाद फिन बैलर और जेडी मैकडोना की एंट्री होती है और हमें एक धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर से कहते हैं कि भाई तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ और तू मिल ही नहीं रहा है, और ऐसा डोमिनिक मिस्टीरियो को लगता है कि फिन बैलर ने उनके लिए आईसी टाइटल के लिए रीमैच बुक करा लिया होगा। इसके बाद फिन बैलर भी भाई कुछ बोलते हैं जहां वो कह रहे थे कि हाँ मैं सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं नहीं होता लास्ट वीक तो तेरे पास आईसी टाइटल अभी भी होता, लेकिन भाई तू खुद को ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो बोलता है तो खुद की बैटल तुझे ही लड़नी चाहिए। लेकिन इसके बाद फिन बैलर एक खतरनाक सी लाइन बोलते हैं जहाँ वो कह रहे थे कि भाई रे मिस्टीरियो शायद सच कहता था कि तू एक नंबर का बिगड़ैल बेटा है। इसके बाद भाई क्राउड का बहुत तगड़ा सा हमें पॉप सुनने को मिलता है पर वो मोमेंट आता है जिसका शायद फैंस बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो फिन बैलर ये सब कह के जा रहे थे लेकिन शायद उनका मूड कुछ और ही करने का था क्योंकि इसके बाद वो डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जेडी मैकडोना यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिन बैलर भाई बहुत बुरी तरह से बजा रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो को, लेकिन एंड में नंबर्स गेम फिन बैलर के ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि जेडी मैकडोना भी डोमिनिक मिस्टीरियो की साइड ही चले गए और यहाँ वो भी फिन बैलर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ जेडी मैकडोना फिन बैलर को बजा रहे थे और डोमिनिक मिस्टीरियो वो हैमर लेकर आ जाते हैं अनाउंसिंग एरिया से। यहाँ वो जूतों में वो फंसा लेते हैं और वही 619 हमें देखने को मिलता है। अभी लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज भी यहाँ थे तो उन्हें भी थोड़ा बहुत हाथ साफ करने का मौका मिल गया। बाकी इसके बाद चेयर भी लाई जाती है और उससे भी बेचारे फिन बैलर को बजाया जाता है। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो उसी चेयर के साथ स्प्लैश भी लगाते हैं फिन बैलर के ऊपर। इसी के साथ भाई फिन बैलर को लात मार के जजमेंट डे से निकाल दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि फिन बैलर ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पर जो भी हो भाई ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा मस्त था और WWE को बहुत टाइम पहले ये कर देना चाहिए था। सोचो अभी तक तो इनकी अच्छी खासी स्टोरी लाइन भी तैयार हो जाती है, पर देर आए दुरुस्त आए फाइनली फिन बैलर भाई जजमेंट डे के मुद्दे से निकल चुके हैं और अब शायद उनके लिए कुछ बड़ी चीज़ें WWE प्लान करे। बाकी अब ये भी ऑलमोस्ट फिक्स है कि फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच ही रेसलमेनिया में होगा। नेक्स्ट मैच ओवाफेमी रूसेफ के बीच में होता है और बड़ी आसानी से रूसेफ को ओवाफेमी हरा देते हैं। लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से रूसेफ हार जाएंगे, लेकिन ओवाफेमी का स्टॉक फिलहाल हाई चल रहा है। बैक स्टेज इसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर, कोफी किंगस्टन और जेवॉन एवंस देखने को मिलते हैं, जहां भाई कोफी किंगस्टन जेवॉन एवंस को पटाने की कोशिश कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि हमारे बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और अगर वो उनके साथ आ जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो शायद लेटर ऑन इनका कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। अभी वो फ्यूड होगी या फिर सच में जेवॉन एवंस कोफी किंगस्टन के साथ में आ जाएंगे ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हमें सीएम पंक रॉ के मेन इवेंट में रिंग में देखने को मिलते हैं। यहाँ उनका कहना था कि ये जो टाइटल है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल ये इसीलिए क्रिएट करा गया था क्योंकि रोमन रेंस को अपने टाइटल डिफेंड नहीं करने थे। कहीं ना कहीं वैसे ये रियल चीज़ है कि ये टाइटल शायद उसीलिए आया था। अभी सीएम पंक ज़्यादा कुछ तो भाई बोल नहीं पाते क्योंकि जे ऊसो और जिमी ऊसो की एंट्री हो जाती है। अभी जिमी ऊसो से ज़्यादा तो जे ऊसो गुस्से में थे और आके डायरेक्टली वो सीएम पंक से कहते हैं कि भाई माफ़ी मांग ले क्योंकि लास्ट वीक जो तूने बोला था वो अच्छा नहीं बोला था।
लेकिन सीएम पंक यहाँ कहते हैं कि ये रोमन रेंस अपने बंदों को क्यों भेज रहा है। इसके बाद जिमी ऊसो थोड़े सेंसेबल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई देख, हम तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तूने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। रोमन रेंस के बारे में जो तुझे बोलना था वो तो तू बोल ले, लेकिन तूने फैमिली के बारे में कैसे बोल दिया, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिसरिस्पेक्ट थी हमारी फैमिली की, तो तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हारी सारी फैमिली की और तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली में एक ही बंदा है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और वो है रोमन रेंस। यहाँ इतने अच्छे अच्छे नामों से वो रोमन रेंस को बुलाते भी हैं, जो कि भाई अच्छे तो किसी एंगल से नहीं थे। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि भाई वो तुम्हारा भी सगा नहीं है और तुम्हें भी बहुत बुरी तरह से उसने धोखा दिया है। लेकिन जे ऊसो को ये सब सुनना नहीं था और वो डायरेक्टली कहते हैं कि भाई मुझे ये सब नहीं सुनना, तू बस सॉरी बोल। इसके बाद फाइनली बेचारे सीएम पंक सॉरी बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सॉरी बोला वो सॉरी लग नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ वो कहते हैं कि मैं सॉरी हूँ इसीलिए क्योंकि रोमन रेंस तुम्हें कचरे की तरह ट्रीट करता है, और उसने कभी पब्लिकली अपोलोजाइज़ नहीं किया तुम लोगों को ऐसा ट्रीट करने के लिए। यहाँ वो कहते हैं कि उस बंदे को ना तो तुम्हारी पड़ी है और ना ही इस बिज़नेस की पड़ी है, और अगर पड़ी होती तो आज वो रिंग में खड़ा हुआ होता मेरे सामने। इसके बाद भाई जे ऊसो थोड़े और ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो सीएम पंक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सीएम पंक अटैक करने के लिए जाते हैं तो भाई जिमी ऊसो जो हाथ में माइक लेकर खड़े थे वो उनके मुंह पर मार देते हैं, और भाई सीएम पंक के शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ रॉ का एंड हो जाता है। अभी जे ऊसो और जिमी ऊसो की इन्वॉल्वमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंस और ब्लड लाइन वापस से एक साथ आने वाली है, क्योंकि सीएम पंक के साथ पूरी ब्लड लाइन का पंगा हो गया है। अभी ये भी हो सकता है कि क्योंकि आज रोमन रेंस रॉ में नहीं थे तो जे ऊसो और जिमी ऊसो के साथ सीएम पंक का स्पेशल इंटरेक्शन करा दिया। लेकिन भाई अब WWE को जिमी ऊसो और जे ऊसो का भी अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए इस स्टोरी लाइन में। कहीं ना कहीं भाई सीएम पंक ने पंगा तो ले लिया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक रोमन रेंस भी होंगे, जिमी ऊसो भी होंगे और जे ऊसो भी होंगे, और सीएम पंक के लिए प्रॉब्लम्स भी शायद नेक्स्ट रॉ में होने वाली हैं। बाकी वैसे आज की रॉ भी ठीक ठाक सी थी, ज़्यादा कुछ WWE ने खास करा नहीं। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।